Hello guys, welcome back to my channel. This video is about the chapter Rise of Dictatorship, Fascism and Nazism of Class 10 ICSE book by D.N. Kundra. दिस चैप्टर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के राइज के लिए ये चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो फिर इससे हमें पता चलेगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी। तो मैं एक बार दिखा दूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है क्योंकि ये जानने से उसमें हमें जानने में आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन अबाउट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की रीडिंग करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। कोई अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बात को, कोई अगर आपको डाउट हो। सो लेट मी स्टार्ट। सो when the United States of America entered the First World War, it raised the slogan, "Make the world safe for democracy." After the war, monarchical governments were abolished and republics were founded in many European countries. Democracy, however, progressed only for a short period. The years following the war saw autocratic governments rising in many leading countries of the world. In different countries, these new autocratic governments took up on different forms, but they were all called dictatorship. मैं पहले इस इतने को समझा दूं फिर मैं बताता हूँ। When United States of America entered the First World War, it was a slogan, "Make the world safe for democracy." यहाँ कि ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो थे वुड्रो विल्सन, वो चाहते थे कि ना दुनिया में डेमोक्रेसी हो, यहाँ कि ना हर कोई अपना पक्ष रख पाए, यहाँ कि फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट बाय द पीपल टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये होता है डेमोक्रेसी के बारे में। ये अगर हम बेसिकली देखें तो ये है। आफ्टर द वॉर मोनार्कियल गवर्नमेंट्स, जैसे कि हम देखें तो इटली में मोनार्की इटली से चली गई थी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर चला गया था, और जो सर्बियन मोनार्की थी वो भी जल गई थी। तो सारी मोनार्कीज एबॉलिश हो चुकी थी और रिपब्लिक्स फाउंड हुई वहाँ पे यूरोप में, और डेमोक्रेसी वहाँ पे से बहुत कम पीरियड के लिए हुई क्योंकि बाद में जो वहाँ पे नेशनलिज्म में एग्रेसिव एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ गया, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था पिछले। द ईयर्स फॉलोइंग द वॉर से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो वहाँ पे बढ़ी, जो बहुत सारी कंट्रीज में बदल गई हैं कि बहुत सारी अलग कंट्रीज हैं। यहाँ ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है डिक्टेटोरियल। तो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स आई वहाँ पे, यहाँ की डिक्टेटरशिप आई। सब अलग अलग अपनी बातों को अलग अलग बातों में गए थे, पर वो ऑल जो थे वो डिक्टेटर्स थे। उनका लक्ष्य एक ही था। They were governments under the rule of one man or a small group of men, and the masses had little say in the administration. यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एक ही इंसान की थी या छोटे से ग्रुप के, जो कि डिक्टेटरशिप का मेन चीज़ होती है, जो ये डिक्टेटरशिप को ये मेनली बताती है। और उनका जो था और उनके पास जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे बस थोड़ा सा ही कहना था। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक जो वो बाद में अंदर आ गया था फेसिज्म में और नाजिज्म। ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज अटैच्ड टू नेशनल इंटरेस्ट रादर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो ज़्यादा क्योंकि जब बहुत सारी कंट्रीज गरीब हो गई थी तो नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, जैसे कि अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना, अपने देश की जो है सुप्रीम करना, अपने देश की सुप्रीमेसी डिफाइन करना। तो इसे बोलते हैं एवरीबडी लिव्ड फॉर द स्टेट, अपनी कंट्री के लिए रहने लग गए। This motto of the dictator was everything for the state, everything within the state, nothing outside the state। जो कि हम आज भी देखते हैं कि ना जो भी करना है अपने देश के लिए करो, जो भी होगा वो देश के अंदर होना चाहिए, अपने देश के लिए करो लेकिन वो अपने देश के अंदर ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है कहा है, हाँ, एंड नथिंग आउटसाइड द देश, अपने देश से बाहर कुछ भी नहीं, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। मैं देश बोल दिया गलती से। राइज ऑफ फेसिज्म इन इटली। सो अब फेसिज्म के बारे में जानते हैं, फेसिज्म के राइज के बारे में। सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर और फेसिज्म a dictatorial form of government rose in Italy under Mussolini. The word fascism is derived from the term fasces, which in Italian means
Italian language means a bundle of rods, a bundle of rods. तो यहाँ की जो होते हैं, जब पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो है डिक्टेटर फेसिज्म जो था एक डिक्टेटोरियल फॉर्म था, यानी कि एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म था वो, और ये इटली में आया मुसोलिनी नामक एक आदमी के अंडर। और इस फोटो में आप, मैं अभी उस पेज का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा। हाँ, तो ये हो गया बस। तो मैंने वहाँ पे, तो ये शायद यहाँ पे मैं रीडिंग कर दी थी तो मैं कैमरा का एंगल चेंज किया, तो अब मैं बता रहा हूँ ये वाला। तो जो वर्ड फेसिज्म होता है और उसका मतलब होता है, उसका जो है इटालियन वर्ड फैसिस से आया है, जिसका मतलब होता है अ बंडल ऑफ रॉड्स। अब और ये बंडल ऑफ रॉड्स with an axe is in the middle was carried by officers attending ancient Rome consuls or dictators. The axe symbolized state authority, and the bundle of rods symbolized the unity lay strength. Thus, fascism signifies unity, strength, and authority. And please give me a minute. In the following photo, you can see Mussolini with his generals. So I think this is Mussolini, and the picture is given there also. So this is Mussolini. This person is Mussolini. Let's come back. So Mussolini with his generals is showed in this picture. So a bundle of rods with an axe जो था, ये मिडिल, इन द मिडल, ये जो था ऑफिसर्स जो है अटेंडिंग एंशिएंट रोम डिक्टेटर्स को जो उनसे मिलने जाते थे वो कैरी करते थे। और इस वर्ड में यहाँ की जो ये होता है फेसेस में, जो फेसेस जो है वो सिग्निफाई करता है, जो फेसेस में जो एक्स होती है वो सिंबलाइज करती है स्टेट अथॉरिटी यानी कि कंट्री की अथॉरिटी। और बंडल ऑफ रॉड्स जो है ये सिंबलाइज करती है यूनिटी ली स्ट्रेंथ को। तो फेसिज्म को हम बोल सकते हैं कि एकता, शक्ति और हक, ये तीन चीज़ों को ये जो है सिग्निफाई करता है। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये सिग्निफाई होती हैं फेसिज्म से। Causes of the rise of fascism in Italy. The following were the causes of the rise of fascism in Italy. Discontentment after the Treaty of Versailles. Italy joined the Allies in the First World War, and by the Secret Treaty of London in 1915, she hoped to gain Trentino, Trieste, Istria, Fiume, coastal regions of Dalmatia, Albania, and some parts of Turkey and Germany. But during the Paris Conference, so what was Paris Conference? Let me just show. So the Paris Conference was the conference in which the Treaty of Versailles was signed, held on Jan 1919 at Versailles to establish the terms of पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और यहीं पर ये हुआ था, ये जैन 19 नहीं, ये पहले हुआ था, उसके बाद ये हुई थी वर्सियली, ट्रीटी ऑफ वर्सियलीज। So let's move on further. But during the Paris conference, her hopes were dashed to the ground by Wilson's opposition, and so by the Treaty of Versailles. She could get only southern Tyrol and Trentino and the coastal regions of Dalmatia. तो यानी कि जो वुड्रो विल्सन थे उनके अपोजिशन है कि वो बहुत खिलाफ थे इटली के भी, जबकि उस टाइम पर वो एक एलाइड पावर थी, पर वो खिलाफ थे। इसलिए जो है वो जो है उसकी जो सारी होप जो है ज़मीन में गड़ गई थी, क्योंकि जो उसको हिस्से थे वो उसको वापस नहीं मिल पाए, और उससे उसको मिला सदर्न टायरोल, ट्रेंटिनो और कोस्टल रीजन ऑफ दालमातिया। She could get no part of the German and Turkish colonial empire. It had been rightly said in this connection, Italy got nothing from the colonial dinner.
तो इसमें उसे कोई जर्मनी का कोई पार्ट नहीं मिल पाया और न ही टर्किश कॉलोनियल एम्पायर और द ऑटोमन एम्पायर का कोई पार्ट नहीं मिल पाया, और इसलिए का सही कहा गया है कि इटली गॉट नथिंग फ्रॉम द कॉलोनियल डिनर. The Italians felt as if they had been deceived or thought that their right demands were ignored. Imperial designs of Italy were completely ignored. यानी कि imperialism जो था वहाँ पे बिल्कुल इग्नोर हो गया था. imperialism मैंने अभी पिछले चैप्टर में ही बताया. और imperialism यहाँ है कि colonial powers बोल सकते हैं indirectly, पर हाँ related to them only of Italy and were completely ignored. This very fact helped in spreading fascism in Italy. तो ये फैक्ट बिल्कुल इटली में फेसिज्म जो था एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप था, बिकॉज द चैप्टर नेम इज आल्सो द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, और इस चैप्टर में ही लिखा है ये बारे में. आगे शायद है, मैंने अभी पढ़ा तो आगे है शायद. सो लेट्स मूव फर्दर. सो सबसे पहला कॉज तो योगा डिसकंटेनमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस. सेकेंड है इकोनॉमिकल क्राइसिस. एन इकोनॉमिकल क्राइसिस An economical crisis developed in Italy as a result of the loss of life and money in the war. Many people had been killed in the war and millions of rupees had been spent. The national debt has increased a lot. The price and value of the money had decreased. यहाँ की बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई वहाँ पे. There was a great shortage of food grains in the country and employment was increasing day by day. The industries and trade were ruined. The condition of the middle class people, farmers and the working class has become very critical. As a result of the war, Italy suffered a lot and the people became very poor. Such a deteriorated condition created unrest in the country. So let me explain this now. वहाँ की इतनी बुरी हालत हो गई कि ना वहाँ के लोग इतने गरीब हो गए, और ऐसी कंट्री ने वहाँ पे ऐसे कारण ने वहाँ पे ना इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी. ये इसलिए ये भी एक कॉज है जिससे फेसिज्म जो इंक्रीज हुआ वहाँ पे. Now, weak government. A wave of unrest and anger spread in Italy as a result of the dishonor caused by Treaty of Versailles. Then, the liberal government of Italy was disinterested in solving the problems of the country, and it was too weak to keep the situation under control. People were much distressed due to the weak policy and inefficiency of the government. They wanted to replace such a weak and insufficient government by a powerful and bold government. This feeling of the people helped fascism to flourish in Italy. It had been rightly said, bold leadership was wanted and it was supplied by the fascists. So now let me explain this paragraph. So पहली लाइन में लिखा a wave of unrest and anger spread in Italy as a result of economic crisis and the development of disorder caused by Treaty of Versailles. क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो वहाँ पर ना लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैलने लग गया, उनके अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म भरने लग गया, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो था इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी. इसलिए वहाँ क्यों उसका एक और रीज़न था वर्सेलिस के कारण से, जिसने इस कंट्री को और जर्मनी को एकदम बर्बाद कर दिया. सो इंडिया ही कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में. देन द लिबरल गवर्नमेंट है कि नई सोच की जो थी, वो जो नई सोच की गवर्नमेंट होती है जो थी वहाँ पे, वो जो है वो जो थी वो कोई चाहती नहीं, वो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहा अपने देश के हालातों को सही करने का. और ये बहुत ज़्यादा की भी थे, और ये बहुत ज़्यादा वीक भी थे, हैं कि कमज़ोर भी थी ये गवर्नमेंट ये सारी कंडीशंस को अपने अंदर इस सिचुएशन को दबा के रखने के लिए. और यहाँ के पीपल यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो गुस्से में थे और स्ट्रेस थे यहाँ की वीक पॉलिसी और इनएफिशिएंसी के कारण. और ऐसी एक वीक गवर्नमेंट को वो एक रिप्लेस करना चाहते थे एक अच्छी गवर्नमेंट से, और ये जो फेसिज्म को फ्लोरिश होने में बहुत मदद की इसे फैलने में. और इसलिए कहा गया बोल्ड लीडरशिप वाज वांटेड एंड इट वाज सप्लाइड टू बाय द फेसिस. यानी कि ना उनके फेसिज्म के लोगों के कारण ही ये उन्हें बोल्ड लीडरशिप जो मिली है वो इसलिए मिली है. यहाँ की मुसोलिनी की जो लीडरशिप थी उसे बोल्ड माना गया था, बिकॉज फेसिज्म स्टार्टेड विद मुसोलिनी एंड एंडेड विद द डेथ ऑफ मुसोलिनी. So let's move further. Activities of the socialists.
The socialists, who included the anarchists, communists, and social democrats, made the atmosphere more explosive by their revolutionary ideas. जो socialists थे वो include सबसे पहले ये तीनों terms को अच्छे से हम जानना चाहिए हमें. So मैंने इसके भी notes बनाए, मैं इसको प्लीज मैं बिल्कुल डालूंगा. Let me just yes okay. सो नाउ एनार्किस्ट होते हैं जो ऐसा पीपल जो ऐसी टाइप की थिंकिंग को सपोर्ट करते हैं लैक ऑफ गवर्नमेंट की कि ना यहाँ सॉरी. एनार्की का एक और मतलब होता है अव्यवस्था, यानी कि डिसऑर्डर हुआ. तो एनार्की का यही मीनिंग होता है. तो एनार्की अगर हम वैसे सर्च करें, एक सिंपल डेफिनेशन सर्च करें, तो फिर anarchy हो गया a situation in which people do not obey rules and laws, a situation when there is no government in a country. यहाँ की lack of government की जो आइडियोलॉजी होती है उसे सपोर्ट करने वाले लोगों को कहते हैं. By overthrowing the prevailing government, they wanted to create lawlessness and indiscipline by their subversive ideas, activities. So, in the sense, the word subversive mean. Let me just. The word subversive mean destructive. So, indiscipline by their destructive activities. People began sick of such a state of affairs and wanted a powerful and bold government that I told previously, and it was also mentioned previously in the country. They want such a powerful party in the country which could establish peace and property, binding the lawlessness and insecurity prevailing to the country. ये कि insecurity और जो गलत चीज जो गलत था वो सब पीस और प्रॉस्पेरिटी को फैलाना चाहते थे वो. And here you can see a picture of Mussolini as well. 1 minute. Here you can see a picture of Mussolini as well. That's how he looked during his reign. Now let's move on further without any discussions. They want okay, so हम यहाँ तक आ गए थे. Such a state of affairs gave rise to fascism. इसी के कारण fascism को जो एक rise मिल गया. Political instability भी थी एक रीजन, विच इज अ फिफ्थ रीजन अकॉर्डिंग टू है. तो अगर आप चाहें तो इनको आप छोटा छोटा समझा भी सकते हैं.
और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं मेरी हाँ मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगा भी एक एक लाइन में, या अगर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे तो तब आप रिकैप से मैं आपको सब बता सकता हूँ और इजीली सब आपको आ भी जाएगा. Political instability. In 1990, democracy was introduced in Italy for the first time since no single party could gain clear majority in the elections. There was complete instability between 1990 and 1992 and 6 coalition governments were formed in Italy. Coalition governments यानी कि जो एक जो हाउस के अंदर मेजोरिटी बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा पार्टीज अपने आप को कंबाइन हो जाए एक मेजोरिटी बनाने के लिए, और दोनों के जो है और दोनों एक साथ जो कंट्री को गाइड करें या एक स्टेट को गाइड करें, तो उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. Each government had its own policy and there was no continuity in their policies, as they were not able to solve the problems and unemployment and poverty. The fascists took advantage of prevailing political instability under Mussolini. Fascists, अब इसको मैं अगर समझाऊँ तो ये था डेमोक्रेसी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद ही वहाँ पे आ गई थी, पर वहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं हो पाया था और 6 कोलिशन गवर्नमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर बनाई गई. और उसके साथ साथ जब वो उनकी पॉलिसी थी जो वो कभी मानते नहीं थे, फॉलो नहीं करते थे, बात बस बोलते थे. और ये जो था देवर नोटेबल, और वो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाते थे, इसलिए उन फेसेस को और फ्लेम में और जो है और उनकी जो आइडियोलॉजी को बढ़ने के लिए फ्लेम मिल गई. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, जब सबको ही पता है कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था, तभी जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है स्थापना की गई थी. सो फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. द लीग ऑफ नेशंस which was established to maintain peace in the world failed to achieve its aims and it failed to check the rise of dictatorship in Germany and Italy. तो लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी गलती यही थी. Had it acted in time, the ambitions plan of Mussolini and Hitler would have not been materialized. यानी कि ना उनको जो जलने के लिए आग नहीं मिल गई होती. ये मतलब है इनडायरेक्ट सेंस में. डायरेक्ट सेंस में भी हम बोल सकते हैं. Let me just efforts of the nationalists. There were many nationalists in the country at that time who became afraid of the activities of the communists and passiveness of the government. अगर मैं इसको समझाऊं तो फिर ये कहने का ये मतलब तात्पर्य है कि जो वहाँ की थी, जो वहाँ के नेशनलिस्ट जो थे वो डर गए थे कम्युनिस्ट की और वेले लोगों की कहो या इनएक्टिव लोगों की एक्टिविटीज़ को देखकर, जो लैंडलॉर्ड, रिच और आर्टिशंस और रिटायर्ड सोल्जर्स, टीचर्स और मिडिल क्लास थे, वो इस सोसाइटी में आ गए थे क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे ना सारे, तो क्या बोले. और They wanted to save the country from falling in the hands of communism. वो कम्युनिज्म के हैंड से बचाने के लिए ये चाहते थे. They wanted to set up such a powerful government in the country which could do away with restlessness and unrest. और वो सबको जो है ख़त्म कर दे, कम्युनिज्म को ख़त्म कर दे और जितनी भी गलत विचारधाराएं थी उन सबको गलत कर और सबको जो है भगा दे. They formed different groups called fascios and thus they begin to call themselves fascists. और फिर वो फेसेस कहलाएगा. और फिर जब by their number increased and in the end Mussolini organized them into the fascist party. fascist party बनाई गई. फिर उन्होंने ये कम्युनिज्म के खिलाफ थे ये लोग, इसलिए आइडियल लोग थे. पैसिवनेस जो होते हैं या इनएक्टिव लोग थे, और उसके साथ जो कम्युनिस्ट थे वो थे वो सब कम्युनिज्म के खिलाफ थे, इसलिए वो उनको बचाना चाहते थे, इसलिए ये हुआ. And now let's move on further. As you can see, there's the picture of Mussolini given here. Now let's move. Mussolini remained the dictator of Italy from 1922 till his death in 1945 during the Second World War. He used to say, "If I advance, follow me. If I retreat, kill me. If I die, avenge me."
और यहाँ की अगर कोई उसे से पीठ पीछे से मार दे तो ना उसका बदला, और अगर वो मर जाए ऐसे तो फिर उसका बदला लेना, उसका ये कहना था। नाउ in October 1922, different groups of this party attacked Rome from different sides under the leadership of Mussolini. Prime Minister Giolitti resigned. है कि जो वो थे उन्होंने जो रिजाइन कर लिया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे। Emperor Victor Emmanuel III invited Mussolini to form a new government. He took all the powers into his hand and started ruling like a dictator. यहाँ की जो मुजोलनी था, जब विक्टर एमेलियन थर्ड ने उन्हें बुलाया मुजोलनी को, तो फिर उसने अब सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली और एक डिक्टेटर की तरह अपना काम करने लग गया। उसने अपने अपने अपोनेंट्स को बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया। यहाँ की एक तरीके से एग्रेसिव नेशनलिस्ट हो गए थे, एग्रेसिव नेशनलिस्ट। और अगर आपको एग्रेसिव नेशनलिस्ट है कि अपने देश के लिए प्यार, दूसरे देशों के लिए सिर्फ नफरत, ये एग्रेसिव ये बहुत गलत होता है। It resulted in creation of one party rule in Italy. That party was a fascist party and its leader was Mussolini. Thus, Mussolini established a fascist government. A fascist government and fascism in Italy, where he was called the Deuce. Now, let's move on to further to principles and ideology of fascism. Fascism was the antithesis of democracy. In place of majorities, quantities, it sought to substitute the leader. 1 minute, please. So, antithesis means inverse or opposite. So, fascism was the opposite of democracy, was the inverse democracy. In place of majorities and quantities, it sought to substitute the leader. यहाँ की ना बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के वो सिर्फ लीडर के बारे में था। ये क्योंकि डिक्टेटरशिप थी तो ऑफ कोर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट. So the second point says fascism was the supporter of one party and one leader. According to fascism, dictatorship was the best form of government. There was no place for opposition in fascism, and it was in favor of bringing an end to all forces. I hope now it's clearly seen. The leader of the party was all in all in the country. None could challenge his authority. He was above law. He had all the military and civil rights and nobody could criticize it. यहाँ की जो फेसिज्म जो था वहाँ पे डिक्टेटरशिप को वो था, और वहाँ पे अपोजिशन की कोई जगह नहीं थी पहले पॉइंट में। और वो जो सारी फोर्सेस को ख़त्म करना चाहते थे, सारी अदर जितनी भी गवर्नमेंटल फोर्सेस थी, जैसे कि कोई अगर दूसरी गवर्नमेंट पार्टी है तो वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। एंड सेकेंड, और हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो लीडर था वही सुप्रीम था। यहाँ की लीडर के अलावा और कोई था ही, कुछ होना ही नहीं चाहिए, लीडर सबसे सुप्रीम हो, और कोई उसकी अथॉरिटी को नहीं चैलेंज कर सकता, वो अबव द लॉ है। he had all the military and civil rights and nobody could criticize it. और कोई उसके सारे सिविल राइट्स या कोई सिविल राइट्स पर कोई ना क्रिटिसाइज उसे नहीं कर सकता। Fascism was against the individual. It preferred the state or to the man or the individual because he gets all the rights from the state. यानी कि ना जो स्टेट थी वो एक इंसान के पास ही हो, और जो इंडिविजुअल था उसको और ही गेट्स ऑल द, और उसके सारे जो राइट्स मिले, यानी कि वो अपना इंडिविजुअल जो इंसान या इंडिविजुअल जो है वो भी काम करे। यही कहना चाहते हैं। इंडिविजुअल डिड नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्टेट. Fascism laid more stress on the duties of the individual and rights of the state. यानी कि ना उल्टी, ऐसे कि डेमोक्रेसी में होता है कि हमारे पास जो होती है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, पर वहाँ पे जो ड्यूटीज़ थी उन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, जबकि हमारे पास कोई स्ट्रेस, हम इंडियंस को कोई स्ट्रेस नहीं जाता बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी. Fascism laid stress on nationalism and national institutions. ये तो समझ में ही आ गया, और नेशनलिज्म पर एक्सट्रीम स्ट्रेस डाला गया था. एक मिनट, आई एम सो सॉरी, मैंने दिखाया नहीं पॉइंट. According to fascism, peace should be established in the country and private property
शुड बी मेंटेन। यहाँ की पीस जो होनी चाहिए वो कंट्री में होनी चाहिए, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो हर किसी के पास होनी चाहिए। फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फेसिज्म इक्वल कंट्रोल ऑन द कैपिटलिस्ट एंड द पुअर लेबरर्स पीजेंट्स फैक्ट्री ओनर्स लैंडलॉर्ड। यहाँ की सबके पास ये इक्वल कंट्रोल हो, यहाँ की सब ये सब कुछ इक्वली कंट्रोल। यहाँ की एक तरीके की एनार्की थी, एनार्की तो गलत बोल गया, सोशलिज्म पर ये चल, यहाँ की ये सोशलिस्ट थी। Fascism was a supporter of an imperialist and aggressive policy so that the country, मैं फिर से उल्टा बोल गया, कोई नहीं, पहले ये पॉइंट गए थे, एंड एग्रेसिव पॉलिसी सो दैट द कंट्री शुड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड माइट गेन पावर एंड प्रेस्टीज इन द इंटरनेशनल स्फीयर। यहाँ की वो जो था इंपीरियलिज्म के सपोर्टर थे, और उनकी जो एग्रेसिव पॉलिसी और एक एग्रेसिव पॉलिसी बनाई थी इन्होंने कि ना कंट्री जो है वो पावर गेन करे, अपनी वो पुरानी ग्लोरी गेन करे, और वो जो कंट्री जो है वापस स्ट्रॉन्ग हो जाए। फेसिज्म वांटेड टू एनहांस द मैं फिर से सॉरी एक्चुअली मैं ध्यान नहीं गया और मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा था। फिजम वांटेड टू एनहांस द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री बाय मेकिंग इट पावरफुल। यहाँ की ना उसकी जो शान को, उसकी पावर को वो इन्हांस करना चाहती थी ताकि वो और पावरफुल बन जाए कंट्री। Mussolini reformed the international condition of Italy by spreading fascism in Italy. Due to it, Italy made progress in different spheres of life and became a powerful nation. यहाँ के मुसोलिनी जो था उसने इंटरनल कंडीशन ऑफ इटली की वो फेसिज्म से सुधार दी थी, और वो इटली जो है उसने बहुत सारे क्षेत्रों में उसमें विकास हुआ, और वो एक वापस से एक पावरफुल कंट्री बन गई, और उस कंट्री ने इंटरनेशनल प्रेस्टीज और उसने अटेन की, और एक ऐसी कंट्री बन गई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम। बट फेसिज्म रोज एंड फेल विद मुसोलिनी। यहाँ की फेसिज्म उगा भी और ख़त्म हुआ मुसोलिनी से। यहाँ की मुसोलिनी इज द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ फेसिज्म। So now इटली अंडर मुसोलिनी। सो इटली अंडर मुसोलिनी में जो है सबसे पहले आता है डोमेस्टिक पॉलिसी। मुसोलिनी soon assumed dictatorial powers and unleashed a reign of terror. His activities were directed against the socialists. He got popular support, claiming that through his policies he would regain the lost glory of the ancient Roman Empire. ये कि पुराने जो रोमन एम्पायर था वो उसकी ग्लोरी वापस लाएगा, क्यों, और उसने अज्यूम कर लिया था कि उससे ना एक रीन ऑफ टेरर आ सकता है, उसकी जो डिक्टेटोरियल पावर्स थी। तो उसने क्या किया, उसने सोशलिस्ट के खिलाफ की अपनी एक्टिविटीज़, और उसका जो एक पॉपुलर सपोर्ट मिला उससे, और क्योंकि वो अपने एंशिएंट एम्पायर की पुरानी ग्लोरी को वो वापस लाना चाहता था। So now he took some useful steps. He constructed fine roads and buildings. He improved railways and education. He provided employment for many, but at the cost of their freedom. Individuals could cultivate only those crops and produced only those articles which the state wanted them to. तो ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें आपको कोई भी 5 आ सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंड स्ट्राइक्स, ही टुक स्टेप्स to improve agriculture and reduce government expenditure. He believed in the concept of corporate state, constituted the National Council of Corporations. So, what was the National Council of Corporations? It was a constitutional body of Italy from 1930 to 1943. It was founded on 2nd of July 1926. Okay, so now let's move on further. Where was I? Yes, there. He took steps to improve agriculture and reduce government. नहीं, ये दोनों तो हो गए थे. So now for foreign policies. So the foreign policies of Mussolini were
Italy adopted an aggressive foreign policy. The fascists glorified war and followed a policy of expansion and conquest. यहाँ की एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट की, यहाँ की ना अपने अपने राज्य को बढ़ाने की और वो भी ये कब्जाने से वो करने की इन लोगों की पॉलिसी बन गई थी. इटली कॉन्क्वर्ड एबिसिना इन 1935 और इन 35-36 in defiance of the League of Nations. So the word defiance means resistant, rebellion. इन दी रेबेलियन ऑफ लीग ऑफ नेशंस है कि उसकी रेबेलियन करने के लिए उन्होंने 1935 टू 1936 इस काल के बीच में उन्हें एबिसना नाम के जगह की उन्होंने उसको कब्जाया. इट एम टू कंट्रोल द मेडिटेरियन सी विच बॉट इट विद कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटेन. और इसका जो ब्रिटेन से उसकी जो टकरार हो गई. इट साइंड एन अलायंस विद जर्मनी एंड जापान. और उन्होंने जर्मनी और जापान से की, तब इन लोगों को एक्सेस पावर बोला गया था वर्ल्ड वॉर 2 में. तो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस इसे कहा गया. इन 1939 मुसोलिनी कॉन्कर्ड अल्बानिया एंड बॉट यूरोप टू द वर्ज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो उसके जो तरफ ले गया था 1939 में मुसोलिनी का जो अल्बानिया को कॉन्कर करना. सो नाउ राइज ऑफ नाजिस्म हम अपने अगली वीडियो में करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. क्या नाजिस्म ज़्यादा लंबा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि हम अगले वीडियो में करें. इसका पार्ट 2 मैं आज ही अगर हो पाए तो अपलोड करूँगा या कल बना अपलोड करूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज जिसमेहर सिंह साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच.